ये जो दो वर्ड्स हैं लेफ्ट और राइट, ये इतने फंडामेंटल हो चुके हैं कि ऐसा लगता है ये हमेशा से ही मौजूद हों। ये वर्ड पॉलिटिकल डिबेट से लेकर सोशल मूवमेंट तक हर जगह लिबरल और कंजर्वेटिव आइडियोलॉजीज को अलग अलग करने का एक आसान तरीका बन गया है। लेकिन इन शब्दों का ओरिजिन ना तो किसी एंशिएंट फिलोसफिकल थिंकिंग से हुआ है, ना तो कोई रिसेंट इन्वेंशन है। इनफैक्ट इन शब्दों का ओरिजिन एक बहुत ही स्पेसिफिक और लगभग संयोग से बने पल में हुआ था। तो बेस्टाइल पर हमले के बाद फ्रांस पर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये बेस्टाइल है क्या। तो जुलाई 1789 को पेरिस के लोगों ने फूड शॉर्टेजेस, इनइक्वालिटी यानी असमानता और उस समय के राजा किंग लुई द 16 के प्रति गुस्सा, ये सभी रीजंस थे बेस्टाइल पर अटैक करने के। बेस्टाइल एक प्रिजन था और ये राजा का एज ए सिंबल ऑफ पावर के रूप में माना जाता था, क्योंकि वो किसी को भी बिना ट्रायल के जेल में डाल देता था। तो 14 जुलाई 1789 को पेरिस के हजारों लोगों ने मिलकर बेस्टाइल पर अटैक कर दिया और गन पाउडर और वेपन्स को सीज कर लिया। ये इंसिडेंट इतना इम्पैक्टफुल था कि इसने पेरिस की रॉयल अथॉरिटी को कोलैप्स कर दिया और इसी इंसिडेंट ने ऑफिशियली फ्रेंच रिवॉल्यूशन की नींव रखी। तो वापस टॉपिक पर आते हैं। बेस्टाइल पर हमले के बाद फ्रांस के नेशनल असेंबली पर नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू हुआ, वैसे ही असली डिफरेंसेस सामने आ गए। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि किंग लुई द 16 के पास न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अथॉरिटी होनी चाहिए। 1789 के समर में हुई डिबेट इसी इश्यू को लेकर हुई थी कि राजा को संसद के डिसीजंस को वीटो यानी किसी भी डिसीजन को रोकने का अधिकार होना चाहिए या नहीं। और यही डिबेट वो क्राइटेरिया बना जहां मॉडर्न पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की नींव रखी गई। जो लोग ट्रेडिशनल ऑर्डर को बनाए रखना चाहते थे और राजा को स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी यानी वीटो का अधिकार देना चाहते थे, वो राजा के राइट साइड में बैठ गए। और इसके अपोजिट जो मेंबर्स अधिक क्रांतिकारी थे और राजा की शक्ति को लिमिटेड करना चाहते थे, यानी वो रॉयल वीटो का अपोज करते थे, वो लेफ्ट साइड में बैठ गए। और यही फिलोसफिकल डिवीजन लेफ्ट और राइट की फ्रांस की पॉलिटिक्स में लेफ्ट और राइट वर्ड्स का ओरिजिन है। 1789 तक असेंबली को ट्यूलरीज पैलेस में मूव कर दिया गया। यह पैटर्न पक्का हो गया। जो मेंबर्स रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट में थे वो हॉल के राइट साइड यानी क्वीन साइड बैठते थे, और जो मेंबर्स प्रो रिवॉल्यूशनरी यानी रिवॉल्यूशन के सपोर्टर्स थे वो हॉल के लेफ्ट साइड यानी पहले रॉयल की ओर बैठे थे। इन शॉर्ट, पुराने सिस्टम और चर्च के सपोर्टर्स राइट साइड और लिबरल यानी उदारवादी एंटाई एरिस्टोक्रेटिक यानी जो राजशाही के अगेंस्ट थे वो लेफ्ट साइड इकट्ठे होते थे। इनफैक्ट स्टेट जनरल के ओपनिंग डे के बारे में स्टडीज से पता चलता है कि किंग के राइट साइड नोबिलिटी यानी जो प्रो किंग एरिस्टोक्रेट थे, मतलब जो राजा के सपोर्टर थे, नवाब और सामंत, वो बैठते थे, और लेफ्ट साइड थर्ड स्टेट यानी आम जनता बैठते थे। इसी बैठने की व्यवस्था से लेफ्ट और राइट का एक सिंबॉलिज्म शुरू हुआ। यहीं से इनफॉर्मल फैक्शन भी बने। लेफ्ट साइड वालों को पैट्रियट्स यानी देशभक्त कहा जाने लगा और राइट साइड वालों को मोनार्कीज यानी राजा के सपोर्टर्स और कॉन्जर्वेटिव्स। 1790 के डेकेड में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रही थी, तब नेताओं के बीच दाएं और बाएं बैठने का फर्क और गहरा हो गया। नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1791 में खत्म हो गई और उसकी जगह न्यू असेंबली बनी जिसे कहा गया लेजिस्लेटिव असेंबली। यह अक्टूबर 1791 से सितंबर 1792 तक चली। इस नई सभा में कुल मिलाकर लगभग 745 मेंबर्स थे। इनमें से करीब 260 सदस्य होया कहलाते थे। ये फ्रेंच की एक पॉलिटिकल ग्रुप थी। ये लोग चाहते थे कि राजा रहे लेकिन उसकी अथॉरिटी लिमिटेड हो, यानी मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन हो, मतलब संवैधानिक राजतंत्र हो। ये सदस्य आमतौर पर दाएं यानी राइट साइड बैठते थे। दूसरी तरफ करीब 136 मेंबर्स जैकोबिन्स थे। ये भी एक रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिकल मूवमेंट के मेंबर्स थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम काफी फेमस क्लब था। इनकी सोच ज़्यादा क्रांतिकारी थी और आगे चलकर इनमें से कुछ गिरोदिन्स भी बने। ये भी एक पॉलिटिकल ग्रुप था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम। ये मेंबर्स आमतौर पर बाएं तरफ बैठते थे। इस तरह असेंबली में राइट और लेफ्ट बैठने की परंपरा जारी रही और राजनीति में लेफ्ट और राइट का फर्क और मजबूत होता गया। होया पार्टी, जिसको लीड लाफायट और बार्नाओ कर रहे थे, राजा के पक्के सपोर्टर्स थे। ऑन दी अदर हैंड जैकबिन और उनके एलाइस कॉर्डेलियर बहुत ज़्यादा रेडिकल थे।
लेफ्ट डेपुटीज का इंस्पिरेशन ज़्यादा रेडिकल और नए ज़माने के आइडियोलॉजी से इंस्पायर था, और जो देश छोड़कर भागे हुए नोबल्स थे उनको गद्दार मानते थे और एंटी क्लेरिकलिज्म यानी धर्म विरोधी पॉलिसीज़ का विरोध करते थे। और यही आज हो रहा है। ज़्यादातर लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग ज़्यादा सेकुलर हैं, इतने सेकुलर हैं कि दूसरे धर्म वालों को अपीस करने के चक्कर में अपने धर्म को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ राइट विंग मेंबर्स ट्रेडिशन और रिलीजन का सपोर्ट करते थे। ये पैटर्न फ्रांसीसी रिपब्लिक के नेशनल कन्वेंशन तक जारी रहा, जो सितंबर 1792 से लेकर अक्टूबर 1795 तक चला। और फिर इसी कन्वेंशन में यानी 1793 में कन्वेंशन दो फैक्शंस में बट गया, कट्टरपंथी मॉन्टेनार्ड्स और मॉडरेट्स, यानी जो मिडिल में थे गिरोडिन्स। मॉन्टेनार्ड्स नाम इसलिए पड़ा क्योंकि रेडिकल लीडर जैसे रॉबर्टस्पियरे, मारा, डैंटन और उनके अलाइस कन्वेंशन हॉल के लेफ्ट साइड की सारी ऊपर साइड के बेंचेस पर बैठते थे। इसके अपोजिट गिरोडिन्स, खासकर जो ब्रिसोथिन समूह के लोग थे, कन्वेंशन हॉल के लोअर बेंचेस में बीच या राइट साइड की ओर बेंचों पर बैठते थे। इस तरह मॉन्टेनार्ड्स लेफ्ट कहलाए जबकि गिरोडिन्स राइट कहलाए। यही टर्मिनोलॉजी आगे चलकर रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिक्स की पहचान बन गई। तो अलग अलग फैक्शन के नाम बदलते रहे, फिर भी लेफ्ट राइट का फर्क हमेशा से एक आइडियोलॉजी के रूप में बना रहा। एक तरफ रिपब्लिक और इक्वालिटी वाला रिवॉल्यूशन, तो दूसरी तरफ संवैधानिक व्यवस्था और कायदे कानून। हालांकि ये सब पहले असेंबली की बैठने की व्यवस्था से आए थे, लेकिन 1790 के डिकेड तक ये जल्द ही आम बातचीत में इस्तेमाल होने लगे। उस समय के अखबारों और पैम्फलेट लिखने वालों ने गॉश यानी लेफ्ट, ये एक फ्रेंच वर्ड है, और ध्रुवा यानी राइट, ये भी एक फ्रेंच वर्ड है, शब्दों का उपयोग असेंबली के अलग अलग फैक्शंस को बताने के लिए करना शुरू कर दिया। जैसा कि 1790 के डिकेड में प्रेस अक्सर विधानसभा के लेफ्ट और राइट विंग्स की बात करती थी। 18वीं सेंचुरी के अंत तक ये शब्द वास्तविक राजनीतिक महत्व हासिल कर चुके थे। हालांकि नेपोलियन के टाइम तक यानी 1799 के बाद इसका यूज कम होने लगा। जैसे जैसे राइट और लेफ्ट आइडियोलॉजी फ्रांस से पूरे यूरोप और ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हुई, तो उसी के साथ इन दोनों आइडियोलॉजीज के लोगों ने इकोनॉमिक रिलेटेड फील्ड में भी हाथ आजमाया। क्योंकि लेफ्ट और राइट वर्ड का ओरिजिन तो बस एक सीटिंग अरेंजमेंट से हुआ था, जैसा कि अभी तक हमने देखा, लेकिन अब इसका स्फेयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अलावा इकोनॉमिक फील्ड में भी देखा गया, जिसे हम नॉर्मली सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के नाम से भी जानते हैं। मॉडर्न पॉलिटिक्स की बात करें तो राइट स्पेशली आर्थिक दृष्टि से कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद के प्रति कमिटेड है। ये केवल एक इकोनॉमिक प्रेफरेंस नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल पार्टी और लिमिटेड गवर्नमेंट के सिद्धांतों पर आधारित एक दार्शनिक और राजनीतिक दृष्टिकोण है। और वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट की इकोनॉमिक फिलॉसफी सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्राप्त करने पर बेस्ड है। ये कैपिटलिज्म को सीधे क्रिटिसाइज करते हैं और मानते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण और वेल्थ और अपॉर्चुनिटी में डिस्पैरिटी क्रिएट करना होता है। इसलिए लेफ्ट इन्हीं डिस्पैरिटी को हटाने के लिए वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट यानी धन का पुनर्वितरण करने की बात करता है। आज के टाइम में कोई भी बड़ी मॉडर्न कंट्री पूरी तरह से सिर्फ एक व्यवस्था में नहीं चलता। ज़्यादातर देश मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाते हैं, जैसे वेस्टर्न यूरोपियन के कई देश और यूएसए ज़्यादातर मार्केट कंपटीशन के साथ साथ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स भी चलाते हैं। फिर भी यदि हम इन व्यवस्थाओं का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन और कोर प्रिंसिपल समझें तो साफ होता है कि लेफ्ट लीडिंग आइडियोलॉजी इक्वालिटी और रिडिस्ट्रीब्यूशन पर जोर देती है, जबकि राइट लीडिंग आइडियोलॉजी इंडिविजुअल फ्रीडम और मार्केट इफिशियंसी पर ज़्यादा ध्यान देती है। 1870 से 1945 के बीच 31 वेस्टर्न कंट्रीज में किए गए स्टडीज से पता चला है कि लेफ्ट विंग गवर्नमेंट राइट विंग गवर्नमेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा टैक्स वसूलती है और आय का ज़्यादा पुनर्वितरण करती है। इसी तरह 61 कंट्रीज, जिसमें 20 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी शामिल हैं, के रिसेंट के एनालिसिस से पता चलता है कि लेफ्ट विंग गवर्नमेंट लगातार ज़्यादा धन का पुनर्वितरण करती है। कैपिटलिज्म यूरोप में फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद और मर्सेंटाइलिज्म यानी ट्रेड से डेवलप्ड हुआ और 18th 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम काफ़ी तेज़ी से विकसित हुआ। कैपिटलिज्म में प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फर्म्स उत्पादन के साधन जैसे लैंड्स, फैक्ट्रीज और मशीन्स को ओन करते हैं और मार्केट में एक दूसरे से compete करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। एडम स्मिथ जैसे पुराने स्कॉलर्स मानते थे कि सरकार की भूमिका सीमित होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के बीच वॉलंटरी एक्सचेंज यानी अपनी इच्छा से लेन देन ही वेल्थ और इनोवेशन पैदा करता है।
20वीं सेंचुरी तक कैपिटलिज्म पूरे विश्व में फैल गया, जिससे तेज आर्थिक विकास और बड़े कंज्यूमर मार्केट्स बने। लेकिन इसके साथ ही बड़े पैमाने पर इनइक्वालिटीज और मजदूरों का शोषण भी हुआ। और फिर सोशलिज्म मॉडर्न पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में इन्हीं इनइक्वालिटीज के जवाब में उभरा। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत के विचारक जैसे कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, रॉबर्ट ओवेन और सेंट साइमन ने उत्पादन के साधनों पर सामूहिक ऑनरशिप की कल्पना की ताकि ह्यूमन नीड्स को पूरा किया जा सके। 1917 की रशियन रिवॉल्यूशन के बाद सोशलिज्म, जिसको अक्सर स्टेट सोशलिज्म या कम्युनिज्म भी कहते हैं, सोवियत यूनियन और बाद में चाइना और अदर कंट्रीज की स्टेट पॉलिसी बन गई। इन कंट्रीज ने मार्केट सिस्टम को रिप्लेस करके सेंट्रल प्लानिंग अपना ली। लेकिन समय के साथ कई सोशलिस्ट इकोनॉमीज इनएफिशिएंसी की समस्या से जूझने लगी। इसी रीजन से 20वीं सेंचुरी के अंत तक उनमें बदलाव आया और वे मार्केट सोशलिज्म और सोशल डेमोक्रेसी की ओर बढ़ने लगी। यानी सोशल वेलफेयर और प्रमुख क्षेत्रों में पब्लिक ऑनरशिप बनाए रखते हुए भी मार्केट मैकेनिज्म्स को दोबारा अपनाया गया। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के सपोर्टर्स एक दूसरे की व्यवस्था की आलोचना करते हैं। कैपिटलिज्म के सपोर्टर कहते हैं कि फ्री मार्केट सभी के लाइफस्टाइल को इंप्रूव करते हैं और वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट करने से लोगों में मेहनत करने की प्रेरणा कम हो जाएगी। दूसरी तरफ कैपिटलिज्म के अपोनेंट्स यानी लेफ्ट कहते हैं कि बिना रोक टोक के बाजार इनइक्वालिटी और अन्याय पैदा करते हैं। इन शॉर्ट, राइट और लेफ्ट आर्थिक सोच के बीच का फर्क बराबरी और स्वतंत्रता के बीच का तनाव है, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस मार्केट फ्रीडम। ये टेंशन समय के साथ साथ बदलता रहा है। क्लाइमेट कंसर्न, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स और पॉलिटिकल हलचल लगातार इन सीमाओं को नया रूप देते हैं। तो दोस्तों, लेफ्ट विंग और राइट विंग की लड़ाई कोई आज की नहीं है। इसकी जड़ें फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक जाती हैं। एक तरफ लोग चेंज, इक्वालिटी और नई सोच चाहते थे, यानी लेफ्ट विंग जैसे यूएस की डेमोक्रेटिक पार्टी, यूके की लेबर पार्टी और इंडिया की कांग्रेस और सीपीआई। दूसरी तरफ लोग ट्रेडिशन, व्यवस्था और पुरानी ताकतों को बनाए रखना चाहते थे, यानी राइट विंग जैसे यूएस की रिपब्लिकन पार्टी और यूके की कंजर्वेटिव पार्टी और इंडिया की बीजेपी। आज भी पूरी दुनिया की राजनीति इन्हीं दो सोचों के इर्द गिर्द घूमती है। फर्क बस इतना है कि हर देश अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इन विचारों को अपनाता है। सवाल यह है कि आने वाले समय में समाज किस तरफ झुकेगा, ज्यादा बराबरी और बदलाव की तरफ या फिर ट्रेडिशन और स्टेबिलिटी की तरफ? जवाब शायद हमें आने वाले कल की राजनीति ही देगी। तो दोस्तों, ये थी लेफ्ट विंग और राइट विंग की पूरी कहानी। अब बारी आपकी है। कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में किसी देश के लिए कौन सी आइडियोलॉजी ज़्यादा सही है, बराबरी और बदलाव वाली लेफ्ट विंग या ट्रेडिशन और स्टेबिलिटी वाली राइट विंग? तब तक लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ।